ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में अकाउंटिंग साइकिल पढ़े थे, याद है आपको? हम लोग जो अकाउंटिंग साइकिल चैप्टर पढ़े थे उसी में टॉपिक है हम लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन। मॉड्यूल में देखिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग साइकिल के बाद, मतलब ये नया चैप्टर नहीं है, मतलब उसी चैप्टर का एक पार्ट है। ओके चलो, तो सभी लोगों को विजिबल है ना स्क्रीन? देखो, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग साइकिल में ही पार्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसी में है डबल एंट्री सिस्टम भी, दोनों पढ़ना है। आ जाओ, तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टडी मॉड्यूल से पढ़ेंगे। स्टडी मॉड्यूल में क्या पढ़ना है? प्लीज बात नहीं बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले ना हम आपको फ्रेम करते हैं आइडिया अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, फिर हम लोग अपने मॉड्यूल को रीड करके समझेंगे कि मॉड्यूल में क्या बताया गया। चलो, तो हम आइडिया फ्रेम कर दे पहले आपको बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले सर अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? जरा स्क्रीन पर आप लोग देखना, अकाउंटिंग इक्वेशन दो चीजों को लेकर बताया गया है। किसको भैया? तो एसेट्स और लाइबिलिटीज और कैपिटल के बारे में। ओके, तो इन तीनों को लेकर अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप्ड की गई है। मतलब बच्चों यहां डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, इसका टोटल इन्वेंशन तो लगभग 14th सेंचुरी के आसपास हुआ, लेकिन पहले हम इक्वेशन को समझते हैं। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? कहता है कि जो एसेट्स का वैल्यू होगा वो हमेशा लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर होगा। इसका मतलब कहा गया एसेट्स इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, तो जो डेबिट होगा वो क्रेडिट के बराबर होगा। आगे देखिएगा, सवाल ये है कि सर इस अकाउंटिंग इक्वेशन का जो हिस्ट्री है वो कहां से आया, ये इक्वेशन कहां से डिराइव किया गया और कब आया है? तो आप देखिएगा, आपने इनका नाम सुना होगा, लुकास पेसिलो, सुना है? अच्छा, देखिए 1494 में ये इटालियन मैथमेटिशियन है जिन्होंने एंटायर अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या किया? फॉर्मुलेट किया। इन्होंने एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया ट्रांजैक्शन को बच्चों। किसको कॉन्सेप्ट दिया? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को। ये कहा कि जो ट्रांजैक्शन है उसके अपने दो एस्पेक्ट्स हैं, वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। जो डेबिट होगा वो हमेशा क्रेडिट के बराबर होगा, इक्वल होगा। इसलिए बच्चों जो एसेट्स है वो इक्वल हो जाता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, उसी को इक्विटी भी कहते हैं। तो हमने दोनों लिख दिया है। तो एसेट्स किसके बराबर होगा बच्चों? तो जो एसेट्स है वो इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यहां तक कोई दिक्कत है? अब सुनिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है मैथ्स जैसा, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब इज इक्वल्स टू आरएचएस। अच्छा सर, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। इसका मतलब कि जो डेबिट साइड होगा वो हमेशा किसके बराबर है? क्रेडिट साइड। तो एक साइड हम एसेट्स को अगर रखते हैं तो दूसरा साइड क्या रहेगा हमारा? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सर बताइए, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये कहां से डिराइव किया गया है? तो बच्चों ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको डिराइव किया गया है डबल एंट्री सिस्टम पर। आप इंटायर अकाउंट्स किस पर पढ़ते हो? डबल एंट्री सिस्टम पर। आप इंटायर अकाउंटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं ना? अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर डबल एंट्री सिस्टम भी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, इसी चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन जब एंड होगा तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। देखिए डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होगा, मतलब हर एक, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे हर एक ट्रांजैक्शन दो कॉन्सेप्ट लेकर चलता है, वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग और क्या कहते हैं बच्चों? अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं? जब हम बोलते हैं ना एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो ये डिटेल बैलेंस शीट का है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं मिंटू? बैलेंस शीट इक्वेशन। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आगे चले। अच्छा सर,
एक बात बताइए, हम लोग ऐसे भी तो कह सकते थे कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी, और जो कैपिटल है वो कितने पार्ट में टूटता है? तीन। देखिए किस तरह से, एक तो आपका कैपिटल है, दूसरा जो आप प्रॉफिट जनरेट करते हो वो भी तो आप ऑनर को ही दोगे। तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ऑनर जो पैसा विड्रॉ करता है उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं, उससे कैपिटल लेस हो जाएगा तो हम ड्रॉइंग लेस कर देंगे। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग? क्या आनंद, ये नहीं कहा जा सकता है? लॉजिकली क्या गलत है? सही है। अच्छा, हम ऐसे भी तो कह सकते थे बच्चों, एसेट्स प्लस एक्सपेंस प्लस ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होंगे सर एक्सपेंस को यहां क्यों लिख दिए? बच्चों जरूरी है कि हम रेवेन्यू एक्सपेंस के ही बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंस भी तो हो सकता है। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब है क्या क्रिएट करना? एसेट्स क्रिएट करना। आपने पढ़ा भी होगा कैपिटल ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, है ना? ड्राइंग को जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इधर लाएंगे इक्वल टू के, तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे कोई पूछ दे कि क्या ये तीनों राइट आंसर है, तो आप टिक नहीं कर सकते हैं। आप देखो ना, ड्राइंग को इक्वल टू किधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ड्राइंग को कैपिटल से लेस करो, ये एसेट साइड लिख दो, बात क्या है? एक ही है। हाँ, बस इतना फर्क है कि अकाउंट्स एग्जीग्रेट हो जाता है, अकाउंटिंग फिगर बढ़ जाता है। गलत नहीं, यहां तक को दिक्कत? अच्छा देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं एसेट्स के बारे में, कहता है स्टफ द बिजनेस ओन। मतलब क्या हुआ? एसेट्स क्या है? एसेट्स वो चीजें हैं जिसको बिजनेस ओन करता है, मतलब बिजनेस के लिए वो क्या है? संपत्ति है। जैसे कैश हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, रिसीवेबल हो सकता है, पीपीई हो सकता है। पीपीई का मतलब समझ रहे हैं? प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। हम आपको डेप्रिसिएशन पढ़ाते समय बताए थे कि पूरे एसेट्स को AS10 शॉर्ट में पीपीई बोलता है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। अच्छा, कैपिटल और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टफ द बिजनेस ओज, मतलब हम दूसरे का कर्ज रखे हुए हैं। अब यहां दो बातें ऑनर के लिए। ओके, देखिए ऑनर के लिए क्या कहता है, आउटसाइडर, अगर आप बाहर का पैसा लेकर बैठे हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटी कहलाएगा, और अगर यही पैसा ऑनर का है तो क्या कहलाता है? इक्विटी। अच्छा, हम आपको दो चीज समझाना चाह रहे हैं। स्टफ द बिजनेस ओन, टफ द बिजनेस ओज में डिफरेंस यही है कि जो आप ओन करते हैं वो एसेट्स होता है, ओज करते हैं आउटसाइडर का पैसा होता है, वो लायबिलिटी है अपने आप में। ये टर्म आपको अभी स्टडी मटेरियल में दिखेगा, इसलिए हम आपको ये पढ़ाए। जब एग्जाम में कभी पूछ देगा ना ऑब्जेक्टिव में, तो परेशान नहीं होइएगा, ध्यान से वर्ड में डिफरेंस देखिए। ओन्स, ओन कर रहे हैं आप, और यहां आप कर्ज को ओन कर रहे हैं, मतलब आपको किसी और को पेमेंट करना है। ओन्स और ओस का डिफरेंस है, एक तरफ लायबिलिटी हो जा रहा है, दूसरी तरफ एसेट्स हो जा रहा है। बच्चों वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन अगर ध्यान नहीं रहे ना तो आदमी नहीं समझ पाएगा, है ना? स्लाइड टू डिफरेंस ही है। सर एक बात बताइए, ये जो आउटसाइडर लायबिलिटी होता है, यानी कि हम बाहर से कर्ज लेते हैं, हाँ बिल्कुल, और अगर यही पैसा आपका हो, आपको पता होगा या याद होगा कि हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, और बिजनेस ऑनर को हमेशा आउटसाइडर ट्रीट करती है और खुद को अलग ट्रीट करती है। याद है ना, थ्योरी में हम लोग पढ़े थे। हाँ जी, बस डिफरेंस यही है, जो ऑनर पैसा लगाता है उसको इक्विटी मान लिया जाता है कि चलो ये पैसा बाहर वालों से हमने कर्ज नहीं लिया, हमने घर के लोगों से ही कर्ज लिया, और यहां हो जाता है कि हमने बाहर वालों से कर्ज लिया, जैसे शेयर कैपिटल हो गया, रिटेन्ड अर्निंग हो गई। ओके, गॉट द पॉइंट? बोलिए, यहां तक क्लियर है आपको? ओके, अब देखिए स्टडी मॉड्यूल में क्या कहता है, हम आपको थोड़ा सा आइडिया डेवलप कर दिए, अब आइए स्टडी मॉड्यूल में समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए इंस्टीट्यूट जो कहता है उसको पढ़ना जरूरी है बच्चों। क्या कह रहा है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ
accountings, namely assets, liabilities, equity are associated with each other. मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता है कि जो एसेट्स होगा वो हमेशा लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के बराबर होगा। यही हम लोग अभी पढ़े भी, हम लोगों ने देखा। फिर देखिए, इंस्टीट्यूट कहता है एसेट्स रिप्रेजेंट्स द वैल्यूएबल रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय कंपनी सच एज कैश हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों? हाँ जी, फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकता है। तो एसेट्स का मतलब क्या होगा? वैल्यूएबल रिसोर्स जिसको कंपनी कंट्रोल करती है। इसी पॉइंट को हम आपको पढ़ा रहे थे अभी। देखिए, ये जो ओन्स का था ना, स्टफ द बिजनेस ओन, मतलब वैसा रिसोर्स जिसको कौन कंट्रोल करती है? कंपनी कंट्रोल करती है। समझ रहे बेटा? कोई दिक्कत? यहां तक बातें क्लियर है? आइए बच्चों, कब कौन सा थ्योरी अच्छे नंबर का दे देगा हम लोग नहीं जानते, इसलिए किसी भी चैप्टर को हम लाइटली लेकर नहीं चलेंगे। ओके, बस ध्यान में रखना है कि हम जितना परसेंट सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे उसको पहले 100% कंप्लीट करना है। आगे चलते हैं। फिर देखिए क्या बोलता है लाइबिलिटी के बारे में। लाइबिलिटी रिप्रेजेंट्स ऑब्लिगेशन। इसी चीज को हम पढ़ाए थे अभी आपको। क्या बताए थे? स्टफ बोन्स, मतलब हम आउटसाइडर का पैसा होल्ड कर रहे हैं, मतलब हमारे ऊपर कर्ज है। और लाइबिलिटी को क्या कहा जाता है? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? दायित्व। दायित्व। तो लाइबिलिटी रिप्रेजेंट्स इट्स ऑब्लिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। और जबकि जो इक्विटी होता है, देखिए क्या बोलता है, व्हाइल इक्विटी रिप्रेजेंट्स ऑनर्स नेट क्लेम ऑन द एसेट्स। क्योंकि एसेट्स पर किनका अधिकार होता है? ऑनर का। तो ये आउटसाइडर कैपिटल नहीं है। आगे चले बच्चों। अच्छा देखिए क्या कह रहा है आगे। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या रिवील करता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। मतलब जिस समय तुम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे उस समय वो अकाउंटिंग इक्वेशन आपके कंपनी का क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपसे कभी कोई पूछ बैठे क्या अकाउंटिंग इक्वेशन किसी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को रिवील करती है, तो आप जवाब दीजिएगा हाँ, बिल्कुल रिवील करती है। बिल्कुल, क्योंकि आप तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इंटायर एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल की बात करते हैं, मतलब आप पोजीशन रिवील कर रहे हैं। आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए देखिए फिर क्या कहते हैं ये लोग। इंस्टीट्यूट का कहना है मॉड्यूल में कि जो एसेट्स होगा वो हमेशा लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के बराबर। अब देखिए इसको फर्दर तोड़ के ये लोग कहते हैं एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। बच्चों इनडायरेक्टली प्रॉफिट को कह रहा है। रेवेन्यू से जब आप एक्सपेंस घटाते हो बच्चों तो प्रॉफिट ही आता है। यानी ये इनडायरेक्टली किसके बारे में बात कर रहा है? प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है। और ड्राइंग को क्या कर देना है? लेस कर देना है। तेज साउंड रहता है। चलिए माइनस ड्राइंग, ड्राइंग क्या कर देंगे हम लोग? लेस कर देंगे। ओके, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल का वैल्यू क्या होता है बच्चों? घट जाता है। अच्छा देखिए इसी चीजों को चेंज करके लिखा गया कि एसेट्स प्लस एक्सपेंस प्लस ड्राइंग इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। बताओ क्या गलत है? पता है बच्चों ये आपको क्यों फ्रेम कर रहा है? वो ऑब्जेक्टिव में अगर पुट करेगा ना तो 2-3 ऑप्शंस पुट करेगा और तब आपसे पूछेगा ऑप्शन में आंसर में सिर्फ ए होगा, ए बी दोनों होगा, ए बी सी तीनों होगा, या ए बी सी डी। एक आपको डिफरेंट पॉइंट मिल रहा है ये वाला, और एक हम आपको यहां डिफरेंट बताए। यहां देखिए एसेट्स प्लस एक्सपेंस प्लस ड्राइंग इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। और उसने क्या लिख दिया? प्रॉफिट। यहां लिख दिया रेवेन्यू, इधर लिख दिया एक्सपेंस, है ना? तो स्लाइड डिफरेंस कर देगा और ऑप्शन में पूछ देगा तो क्या लिखिएगा? सिर्फ ए या ए बी बोथ, डिपेंड करता है सिचुएशंस पर। अगर चारों ऑप्शन में रहा तो आप टिक कीजिएगा आंसर में ए
बी, सी, डी, ऑल ऑफ द अबव। सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली देखना है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है बच्चों, यही आधार बना, नींव बना डबल एंट्री सिस्टम का। इसीलिए जब आप मॉड्यूल पढ़ते हैं ना, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद डबल एंट्री पढ़ाता है, उसके बाद जर्नल, फिर लेजर, क्योंकि इनको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद से ही कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ। किस चीज का? डबल एंट्री सिस्टम का। इसलिए देखिएगा, इंस्टीट्यूट का कहना है कि फाउंडेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या है? न्यू है, फाउंडेशन है किस चीज का? डबल एंट्री सिस्टम का। कोई दिक्कत? अच्छा, ये बात कोई नई बात नहीं है बच्चों, ये आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में दिया है तो हम लोगों को पढ़ना तो चाहिए। आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, आइए एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, 11th वाला दिन याद करते हैं। ओके, पहला ट्रांजैक्शन देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख, सॉरी 1 लाख है नहीं, 10 लाख कैश। तो बच्चों, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके बिजनेस में दो चीजें आई, पहला कि कैपिटल आया, दूसरा कैश आया। अच्छा, कैश का मतलब है कि एसेट्स आया और कैपिटल का मतलब है लायबिलिटी आया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम लोगों ने 10 लाख रुपीस एसेट साइड में पुट कर दिया और 10 लाख रुपीस कैपिटल साइड में पुट किया। जब हम लोग टोटल किए तो हमारा टोटल एसेट्स कितना दिख रहा है? 10 लाख, और कैपिटल भी क्या दिख रहा है? 10 लाख। अब एक बात बताओ बच्चों, ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताया कि नहीं? ये पता चला कि इस कंपनी के पास अगर 1 लाख का एसेट्स है तो 1 लाख का कर्ज भी तो है, लायबिलिटी भी तो है। हाँ, सॉरी 10 लाख है ना। अच्छा, दूसरा नंबर देखो, दूसरे में क्या कहता है? बोरोड 6 लाख रुपीस फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से बोरो किया। अब यहां दो चीजें हुई बच्चों। सबसे पहला, जब हम कर्ज लेकर आते हैं तो हमारे पास कैश आ गया, चाहे कैश बैलेंस बढ़े या बैंक बैलेंस बढ़े, हमारा एसेट्स बढ़ गया। सेम टाइम हमारे ऊपर क्या बढ़ गया? लायबिलिटी। तो जैसे ही हम लोग अपना 6 लाख के एसेट्स को बढ़ा दिया, मतलब कैश या बैंक को बढ़ा दिया, सेम टाइम पर लायबिलिटी भी बढ़ गई। अब फाइनेंशियल पोजीशन ऑब्जर्व करो, यहां पर 16 लाख एसेट्स कॉलम में और लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी मिलाकर कितना हो रहा है? 16 लाख। इससे यह पता चला कंपनी का, आपके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कि कंपनी के पास अगर 16 लाख का एसेट्स है तो 6 लाख का लायबिलिटी है और 10 लाख का कैपिटल है। बस फर्क इतना है कि तुमने एक लायबिलिटी बाहर वाले से लिया है और एक लायबिलिटी इंटरनल लिया है, इक्विटी। बोलो, कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? आगे चले, चलिए। हाँ, स्पेलिंग एरर हो, चलिए। हाँ, बॉट अ कार वर्थ कितना? 4 लाख ऑन लोन। अच्छा, हम लोगों ने कितने का कार लाया भैया कंपनी में? 4 लाख का। अच्छा, ये बताइए, अगर हम 4 लाख का कार लेकर आते हैं, एक व्हीकल लेकर आते हैं, तो हमारे कंपनी में कितने का एसेट्स बढ़ गया? 4 लाख का। एट द सेम टाइम चूंकि हमने कर्ज लेकर लाया तो हमारा लायबिलिटी भी तो बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा शशांक? उज्जवल, बढ़ा ना। तो फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इंपैक्ट दिखा? हमारे एसेट्स का टोटल वर्थ कितना हो गया? 20 लाख। एट द सेम टाइम हमारे ऊपर 10 लाख का लायबिलिटी हो गया और 10 लाख का कैपिटल हो गया। तो ये आपको क्लियर हो रहा है, ये मकसद बताने का ये है कि हर ट्रांजैक्शन दो चीजें क्रिएट कर रहा है एट द सेम टाइम। या तो वो एसेट्स क्रिएट कर रहा है, एसेट्स को बढ़ा रहा है, साथ साथ वो लायबिलिटी को बढ़ाएगा या फिर कैपिटल को बढ़ाएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन एसेट्स को डिक्रीज करता है तो सेम टाइम वो लायबिलिटी को भी डिक्रीज करेगा, और लायबिलिटी को नहीं तो कैपिटल को डिक्रीज करेगा। मतलब कि एक ट्रांजैक्शन दोनों पे इफेक्ट डालेगा, डेबिट पर भी और क्रेडिट पर भी। यहीं से डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। उसके बाद देखिएगा, अब हम लोग ने जो लोन लिया उसमें से हम लोगों ने 2 लाख पे कर दिया।
ओके, पेड ₹2 लाख ऑफ कार लोन। अब बच्चों अगर हम 2 लाख रुपया पेमेंट करते हैं तो इसका मतलब अगर हम बैंक से पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस घटेगा और कैश पे करेंगे तो हमारा कैश बैलेंस घटेगा। ओवरऑल आइडिया ये निकला कि हमारा एसेट्स डिक्रीज कर जाए, कितने से? 2 लाख से। अब 2 लाख से एसेट्स घटा तो सेम टाइम पर तुम्हारा लायबिलिटी भी तो घटा। तो आप नोटिस करो, अगर एक ट्रांजैक्शन आपके एसेट्स को डिक्रीज कर रहा है तो सेम टाइम वो लायबिलिटी को भी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखिएगा। फिर हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया, कितने का? 20 लाख। अब यहां पर क्या, ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जो सिर्फ एसेट्स को ही चेंज किया, मतलब ओवरऑल कोई चेंज नहीं है। सोचो तो, जब आप फर्नीचर परचेज किए तो एक तो आपका कैश घट गया और सेम टाइम पर आपका एसेट्स भी, तो फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज। अच्छा, ऑब्जर्व किए कि कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज। अगर आपसे कभी कोई पूछ बैठता है कि क्या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो आंसर कहिएगा हाँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैश पेमेंट किया और एसेट्स परचेज किया, सेम टाइम में एसेट्स भी घटा और उतना ही से एसेट्स बढ़ गया, घटा भी और बढ़ भी गया, तो आइडिया निकला कि कोई चेंज नहीं, तो 18 लाख ही रह गया। कोई चेंज मिला नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ा। अब देखिए बच्चों, इन सब चीजों ने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, गोल्डन रूल। चूंकि डबल एंट्री सिस्टम का जन्म हुआ, अब डबल एंट्री सिस्टम आ गई तो गोल्डन रूल का कॉन्सेप्ट आया। अच्छा, ये ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन चूंकि मॉड्यूल में सिलेबस है तो हम लोग को पढ़ना तो चाहिए बच्चों। गोल्डन रूल के अकॉर्डिंगली, अच्छा यहां भी 2 अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है बच्चों, एक मॉडर्न अप्रोच है। तो हम लोग मॉडर्न अप्रोच पे बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं आनंद? मॉडर्न अप्रोच पे। पूरे ट्रांजैक्शन को कितने पार्ट में तोड़ा गया बच्चों? 6 पार्ट में। पहला देखिए, ड्राइंग रखा गया। दूसरे ट्रांजैक्शन को एक्सपेंस के कैटेगरी में रखा गया। तीसरे को एसेट्स के कैटेगरी में रख दिया गया। चौथे को लायबिलिटी के कैटेगरी में, पांचवे को इक्विटी में, और जो छठा है वो रेवेन्यू, जिसको आप सेल्स कहते हो। ओके, हम लोग जब 11th में पढ़ रहे होते हैं तो हम लोगों को बेसिकली 4 बताया जाता है: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस। ओके, अब यहां हम लोग उसी चीज को थोड़ा सा एक्सपैंड करके समझने की कोशिश करेंगे। तो ड्राइंग देखिए, ड्राइंग में होता क्या है? ड्राइंग को किस नेचर का रखा गया है? ड्राइंग को डेबिट नेचर का रखा गया है। यही वजह था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जब हम उसको एसेट्स कॉलम में ले गए थे तो जोड़ दिए थे। उस समय आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा था, आप मैथमेटिकली सोचे थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के इधर ले जाने पर वो ऐड होता है। आप सोचो, अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझो, हम आपको एग्जैक्टली बताना क्या चाह रहे हैं। वो सिर्फ मैथ्स को ही नहीं फॉलो कर रहा था, मैथ्स के साथ साथ वो डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर रहा था। सोचो बच्चों, अगर एसेट्स को ड्राइंग को डेबिट का दर्जा नहीं देते, आप ड्राइंग को डेबिट का कैटेगरी नहीं देते, तो वो कभी भी एसेट साइड जाकर ऐड हो सकता था? आंसर इज नो। इसीलिए एक्चुअली में वो डेबिट इन नेचर है। यही वजह है बच्चों, जब वो कैपिटल साइड जाता है तो लेस हो जाता है। अब सुनो, 11th क्लास में हम लोग को ये पढ़ाया गया, क्योंकि उस समय तो हम लोग चूजा थे 11th में हर लोग। तो ये बताया गया कि देखो बाबू, ड्राइंग का मतलब होता है प्रोप्राइटर ने पैसा विड्रॉ किया, निकालता है, उसको ड्राइंग कहते हैं, और पैसा विड्रॉ करने से कैपिटल घटता है, इसलिए माइनस कर दिया गया। इतना बताकर आइडिया कर आगे बढ़ गए। अब आज उसके रियलिटी को समझो। रियलिटी में वो इसलिए लेस हुआ क्योंकि कैपिटल क्रेडिट कैरेक्टर का होता है और ड्राइंग डेबिट कैरेक्टर का होता है। तो जब तुम डेबिट को क्रेडिट कैरेक्टर के साथ ले जाओगे, वो हमेशा अपने साइन को क्या करेगा? चेंज कर लेगा। ये एक्चुअली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। जब इसको बनाया गया ना, डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट को जब बनाया जा रहा था 14th सेंचुरी में, तो ये लॉजिक डेवलप्ड करके अकाउंट्स को बनाया गया था।
रहा बात कि सर ये बात 11th में क्यों नहीं समझते, इसलिए नहीं समझते क्योंकि हम बहुत इमेच्योर रहते हैं उस समय। इतना कॉम्प्लेक्सिटी और चीजों को भारी बना देगा। तो नॉर्मल बात समझाया जाता है कि कैपिटल घट गया ना बाबू, इसीलिए माइनस किया गया, इतना हम समझ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। रियल वजह ये नहीं था, रियल वजह ये था कि वो ड्राइंग कैरेक्टर है, वो वो डेबिट कैरेक्टर है, और जब कोई डेबिट कैरेक्टर क्रेडिट कैरेक्टर के साथ जाकर एडजस्ट होता है तो वो हमेशा अपने साइन को क्या करेगा, चेंज करेगा। कोई दिक्कत? इसीलिए बाबू जब जब पैसा प्रोप्राइटर विड्रॉ करता जाता है, ड्राइंग का वैल्यू बढ़ता जाता है, वो और डेबिट होता जाता है, और जब प्रोप्राइटर पैसा वापस देता चला जाता है, चुकाता चला जाता है, पेड करता चला जाता है, वो क्रेडिट होना शुरू हो जाता है। आगे बढ़े, यहां तक कुछ समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं, सर एक्सपेंस के बारे में बताइएगा, क्या एक्सपेंस भी डेबिट इन नेचर है? हाँ बच्चों, एक्सपेंस को भी कैसा कैरेक्टर रखा गया है, डेबिट। जब जब वो बढ़ने लगेगा, एक्सपेंस इंक्रीज होगा, क्या होता चला जाएगा, डेबिट, और एक्सपेंस घटता चला जाएगा, क्रेडिट। एसेट्स को किस नेचर में रखा गया है, डेबिट। इंटायर एसेट्स, एसेट जैसे जैसे बढ़ेगा क्या होता जाएगा, डेबिट, और जैसे जैसे घटता जाएगा क्या होगा, क्रेडिट। इसी पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनता है हुआ। इंटायर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट इस पर बेस्ड है। आप इसलिए गलती करते हो, कहीं ना कहीं इस चीज को भूल जाते हैं, इसलिए बार बार आपसे मिस्टेक हो जाता है। आगे चले, लाइबिलिटी को कौन से कैरेक्टर में रखा गया है, क्रेडिट। लाइबिलिटी इंक्रीज होता जाएगा, क्रेडिट होता जाएगा, लाइबिलिटी डिक्रीज होगा, डेबिट होता चला जाएगा, और इक्विटी को क्रेडिट, रेवेन्यू को क्रेडिट। रेवेन्यू का मतलब बच्चों सेल्स, सेल्स जितना बढ़ेगा वो क्रेडिट होगा, सेल्स डिक्रीज करता जाएगा, डेबिट। यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि ये सब चीज हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, तो कोई नया चीज नहीं है। चलिए, तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में पढ़े। अब देखिए बउआ, क्या है ना कि कभी कभी थ्योरेटिकल पार्ट में हमको ऐसा लग रहा है कि डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में लिखने के लिए को थ्योरेटिकल पार्ट में 4 नंबर के क्वेश्चंस में इसको दे दिया जाए। एक तो वो 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आप आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए डबल इंटरेस्ट सिस्टम है क्या, बच्चा लोग प्लीज बात नहीं स्क्रीन पे देखिएगा। डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम। ये क्या है होगा, तो ये एक अकाउंटिंग सिस्टम है which recognizes the fact that every transaction has 2 aspects। हर एक ट्रांजैक्शन का क्या है, 2 एस्पेक्ट, जो हम लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं, बार बार डिस्कशन कर रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन डेबिट कैरेक्टर भी रखेगा, अपने साथ साथ क्रेडिट कैरेक्टर भी रखेगा। देखिए आगे क्या बोलता है, बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ बुक्स। मतलब आपको दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट छोड़ देंगे। आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या नीतीश, मन लग रहा है? इट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। चलिए ये क्या है बच्चों, हंसना नहीं है, हंसने वाली कोई बात नहीं थी। चलिए डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। पहली बात कि ये लड़की जब हंसना शुरू करती है तो ऐसा लगता है पुराने जमाने का ट्रैक्टर चालू, हाँ वो HMT का जब आता था। नहीं हम ऐसा बोल कौन रहा, चलो चलो देखो, चलो फोकस करो बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए कहता है डबल इंटरेस्ट सिस्टम रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन बाय अंडरस्टैंडिंग अ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम। मतलब जो अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए कि डबल इंटरेस्ट सिस्टम के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन के नेचर डेबिट है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन के नेचर क्रेडिट है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि इंटायर ट्रांजैक्शन को कितने कैटेगरी में तोड़ा गया है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली 6। ड्राइंग, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एसेट्स, ऑल लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो जितना भी बच्चों कैपिटल, इक्विटी और रेवेन्यू है तीनों क्रेडिट है, और ड्राइंग, एक्सपेंस और एसेट्स तीनों का तीनों क्या है, डेबिट। अब आप ये सोच रहे होंगे, सुनिए
सर एक बात बताइए, जब अकाउंट्स में ड्राइंग, बच्चों प्लीज सुनिएगा, जब अकाउंट्स में ड्राइंग डेबिट नेचर का होता है तो आज तक हम लोग उसको कैपिटल से लेस कर क्यों दिखाए? नहीं, एग्जैक्टली हम आपको बताते हैं। आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। जब आप ड्राइंग को एसेट्स कॉलम में पुट करने लगेंगे तो जो आपका बैलेंस शीट का वैल्यू होगा वो बढ़कर दिखेगा। तो आपने अपने पार्टी को, इंटरेस्टेड लोगों को जो आपकी कंपनी से जुड़े हैं, आपने उनको गलत बताया, आपने फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाकर दिखाया। इसीलिए बच्चों AS1 के अकॉर्डिंगली हम लोगों को फुल डिस्क्लोजर करना है ताकि वो ट्रू और फेयर व्यू दे। इसलिए ड्राइंग के डेबिट होने के बाद भी हम उसको एसेट्स कॉलम में नहीं रखते, कैपिटल से लेस कर देते हैं बच्चों। क्यों? ड्यू टू ट्रू एंड फेयर व्यू। समझ रहे सुशांत? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोलता है, कहता है A debit entry is one account give the opposite effect of another। बच्चों हर एक ट्रांजैक्शन क्या देता है? अपोजिट इफेक्ट। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन इंक्रीज किया हो डेबिट, तो वो अपने साथ किसको बढ़ाएगा? क्रेडिट। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही ट्रांजैक्शन में डेबिट भी बढ़ा और एक ही साथ डेबिट घटा भी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने कैश से फर्नीचर परचेज किया तो कैश घटा और फर्नीचर बढ़ा, मतलब एक ही ट्रांजैक्शन दोनों एस्पेक्ट को डेबिट रखा, कैश को बैंक में ट्रांसफर कर दिया। हाँ, लेकिन इससे फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। ओके, आगे देखिए, आगे क्या कहता है बच्चों? आगे कहता है दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड रिक्वायर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। हर ट्रांजैक्शन को कम से कम 2 अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, या तो दोनों डेबिट होगा या फिर दोनों क्रेडिट होगा। चलिए 2 नंबर पे देखिएगा क्या कहता है, द टोटल डेबिट रिकॉर्ड इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट रिकॉर्ड। मतलब बच्चों टोटल जो डेबिट होगा वो हमेशा टोटल क्रेडिट के बराबर होगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को इसने सफाई से डिवाइड किया गया है डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट में कि ये क्या हो जाते हैं आपस में? इक्वल। डबल एंट्री सिस्टम 2 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एक को हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, जहां हम गोल्डन रूल के बारे में पढ़े, याद होगा आपको गोल्डन रूल, 3 गोल्डन रूल पढ़े थे आप। इंटायर ट्रांजैक्शन अकाउंट को 3 पार्ट में तोड़ा जाता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉन। अच्छा, जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब बच्चों सवाल ये है, जब आपने इस कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया, डबल एंट्री सिस्टम को क्रिएट किया, तो यहां से ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग की बात आई, किसमें? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। यहां से जर्नल का कॉन्सेप्ट आया और अदर सब्सिडियरी बुक आया। मतलब मॉड्यूल आपको हिंट कर दिया कि आगे चैप्टर में ये सब हम आपको दर्शन करवाएंगे। लेजर के बारे में, जर्नल के बारे में, ट्रायल बैलेंस के बारे में, सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। ओके, कोई दिक्कत? अब इन सब के बारे में हम लोगों को सेपरेटली पढ़ना है कि जर्नल क्या है, जर्नलाइजिंग क्या है, लेजर क्या है, पोस्टिंग क्या है। इन सब चीजों को सेपरेट पढ़ना है। ओके, तो अभी यहां उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत?